तो लीज में मैं स्टार्टिंग से एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, 5 मिनट लगने हैं। सर लीज के अंदर दो शब्द थे और लीज का मतलब होता है किराया। और ये दो तरीके के बेसिकली लीज होते हैं, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। अब लीज के अंदर एक होता है लेसर, जो कि अपने एसेट्स को किराए पे देता है, और एक होता है लेसी, जो कि किराए पे लेता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल में, इसने अपने एसेट्स को किराए पे दिया है तो ये लेसर माना जाएगा, और इसने एसेट्स को, मशीनरी को किराए पे लिया है तो उसे माना जाएगा लेसी। इसके बाद हमने देखा सर लीज के टाइप, दो टाइप होते हैं, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज। सर दोनों में फर्क क्या होता है? फाइनेंसिंग लीज में मेनली जो हम एसेट्स को किराए पे लेते हैं वो काफी लंबे समय के लिए लेते हैं और मेजर पार्ट हम यूज कर लेते हैं उसका। मेजर पार्ट का मतलब अगर किसी एसेट्स का लाइफ 10 साल है तो हम मान के चलो उसमें से 8 साल, 7 साल, 9 साल हम रेंट पे ले लेंगे। और फिर जब एसेट्स बिल्कुल रेंट वगैरह नहीं देंगे तो वो एसेट्स खरीद भी सकते हैं हम। एक ये हमारा रहता है किसका? फाइनेंस लीज का। दूसरा, डेप्रिसिएशन भी हम ही चार्ज करेंगे, जिसका किराए पे एसेट्स लिया वो नहीं चार्ज करेगा, हम करेंगे। दूसरी तरफ ऑपरेटिंग लीज बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है और डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे इसका ऑपरेटिंग के अंदर। तो इसके बाद हमने फाइनेंसिंग लीज में क्या देखा सर? कुछ इसके जो इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि जो इसके सिम्टम्स है कि फाइनेंशियल लीज होगा। कई इस पिछली बार भी क्वेश्चंस पूछा गया था एग्जाम में, बताइए इसमें से ये ऑपरेटिंग है ये फाइनेंसिंग। अगर इसके इंडिकेटर आपको याद रहेंगे तभी आप जवाब दे पाओगे। इसके बाद हमने क्या देखा था सर? इंडिकेटर के बाद लीज क्या होता है एक्चुअल, फिर दोबारा हमने समझा, कुछ जर्नल एंट्री भी देख लिया। बाकी जर्नल एंट्री जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप बुक में देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। बायर और सेलर को मान के आप जर्नल एंट्री देखोगे। इसके बाद हमने देखा था गारंटीड वैल्यू क्या होता है, मिनिमम। सबसे पहले एमएलपी क्या होता है? मिनिमम लीज पेमेंट। तो मिनिमम लीज पेमेंट अगर देखा जाए तो मैंने फॉर्मूले में लिखा था या कहीं नहीं लिखा? यहाँ क्वेश्चन किया था ना, इधर लिखा है, दोनों लिखा है ना, लेसी के पॉइंट से एमएलपी। हाँ सर, मिनिमम लीज पेमेंट क्या होता है? तो मिनिमम लीज पेमेंट जो है ना, एक सेकेंड, ठीक है सर। मिनिमम लीज पेमेंट क्या होता है? बहुत सिंपल सा है कि जितना किराया, अब ये लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, मिनिमम और लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो, मेनली लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। जितना किराया हमें मिला है और प्लस एसेट्स यूज के बाद उसको जब बेचेंगे तो अभी वो बता देगा कि कितने का खरीदा जाएगा, तो वो गारंटीड वैल्यू होगा। उन दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज एमएलपी, यानी मिनिमम लीज पेमेंट। लेकिन अब इसके बाद एक वर्ड आता है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारा? मिनिमम लीज पेमेंट के अंदर हम अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू को ऐड कर देते हैं। यानी जो पहले हमने रेंट प्लस में आपका गारंटी वैल्यू प्लस अनगारंटी जो उसने नहीं दिया, मार्केट में कहीं से मिल सकता है, उसको ऐड कर देते हैं। अब सर अनगारंटीड वैल्यू क्या होता है? सपोज करो जो मेरे साथ एक पर्सन था, अगर मैं अनगारंटीड वैल्यू की बात करूं तो अनगारंटीड वैल्यू में आपका आ जाएगा, चलिए मैं यहीं पे ले लेता हूं क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अनगारंटीड वैल्यू, सपोज करते हैं कि एक व्यक्ति और ये दूसरा, ये है लेसर और ये है लेसी। अब लेसर इसको अपना एसेट्स किराए पे देता है, मान लेते हैं 5,000 रुपए साल का और 10 सालों के लिए, और इसको ऑफर भी करता है कि इस एसेट्स को आप खरीद लेना 2,000 रुपए में। तो इसके बाद ये तो हो गया हमारा लीज का अमाउंट, यानी 50,000 रुपए। और आगे हम इसमें प्लस कर देंगे सर, व्हाट इज द प्लस? मिनिमम गारंटी वैल्यू, या फिर इसको हम बोलेंगे गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, कितना प्लस कर देंगे सर? 2,000, दैट इज कितने का हो गया ये?
52,000 रुपए। इसके साथ साथ ना लेसर बड़ा चालाक होता है। लेसर ना इस एसेट्स को बाहर भी पता करता है कि भैया कितने का बिका। सपोज बाहर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस एसेट्स को 5,000 रुपए लेने के लिए रेडी है, तो देखा जाए तो भैया इसको बेचूंगा तो 2 ही हजार मिलेंगे, और जो बाहर बेचूंगा तो 5 मिलेगा, तो यहाँ मेरा नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान जितने का हो जाएगा ना इसका, उसको अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। समझ में आई बात आपको? इसके बाद हमने देखा था सर परजेंट वैल्यू क्या होता है। परजेंट वैल्यू होता है कि रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, और वो सारा करा था। आज हम क्वेश्चन में एक तो ऑपरेटिंग लीज को खत्म कर लेंगे, और सेकंड हमारा टारगेट है कि आपका इंटरेस्ट कॉस्ट निकालना कितना होता है। जैसे कि पहले क्वेश्चंस का ये पार्ट तो होपफुली आपने किया होगा, होमवर्क में दिया था मैंने आपके बुक का। और इसमें दूसरा पार्ट है कि एलोकेशन ऑफ द फाइनेंस चार्ज ओवर द लीज पीरियड अज्यूम जीरो रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू कुछ नहीं है। और अब बताइए कि हर किस्त में, हर रेंट में कितना फाइनेंस चार्ज वगैरह है, कुछ इस तरीके से। पहले और पहला पॉइंट है प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, मिनिमम लीज पेमेंट, और गिव जर्नल एंट्री ऑफ द बीइंग लीज बुक्स ऑफ लेसी। अब यहां पे किसके बुक्स की बात कर रहा है? लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला भी क्वेश्चन कर ही लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, एमएलपी निकालना है। एमएलपी निकालने के लिए आपको यहां पे क्या क्या गिवन है? सबसे पहले एमएलपी निकालने के लिए लीज ड्यूरेशन 5 ईयर है, लीज रेंट है, रेंट दैट इज आपका लीज रेंट है कितने का? 80,000 का। ठीक है, इसके अंदर टाइम क्या दे रखा है कि आप कितने साल तक दोगे? 5 साल। तो टोटल जो लीज होगा ना, दैट इज 4 लाख बन जाएगा। इसके बाद कहता है गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। तो गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू इज दैट इज 40,000। अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू हम इस्तेमाल करते हैं ग्रॉस के लिए। हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जबकि क्वेश्चन क्या पूछता है? मिनिमम लीज पेमेंट, एमएलपी पूछ रहा है, ये ग्रॉस नहीं पूछा। तो इसमें हमारा इसका कोई काम नहीं होगा। समझे बात आप? आगे कहता है फेयर वैल्यू बीइंग लीज का हमारा फेयर वैल्यू, यानी हमें लीज जो एसेट्स था वो 3,20,000 रुपए में हमें पड़ रहा था, मान लेते हैं उस एसेट्स की बात करते हैं। इंटरेस्ट इम्प्लिसिट रेट या आईआरआर भी बोल देते हैं, या फिर कॉस्ट भी बोल देते हैं, वो 12% है। तो अगर हम यहां पे देखते हैं तो एमएलपी क्या आ जाता है? एमएलपी आ गया हमारा 4,40,000। लेकिन सवाल में एमएलपी जो पूछता है उसका परजेंट वैल्यू पूछ रहा है। हमें तो 5 सालों का परजेंट वैल्यू निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे सर 5 सालों का परजेंट वैल्यू? देखिए, हर बार आपको ना परजेंट वैल्यू का रेट गिवन होगा, ध्यान रखिएगा। परजेंट वैल्यू का हर बार का रेट गिवन होगा। पहले हम ले लेते हैं ईयर, फिर ले लेते हैं अमाउंट, फिर डिस्काउंट रेट कह लो, परजेंट वैल्यू फैक्टर कह लो, और इसको फिर हम टोटल कर देंगे इधर। ठीक है, ये लीजिए ईयर, जो आपका अमाउंट है यानी लीज अमाउंट, दूसरा पीबीएफ परजेंट वैल्यू फैक्टर, तीसरा इसका हमारा जो टोटल है, और इसको टोटल को बोलेंगे ओनली परजेंट वैल्यू। सर कितने साल के लिए है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। रेंटल वैल्यू हर किसी का एग्जैक्टली क्या है सर? सेम है, दैट इज आपका 80,000 रुपीज। 80,000 रुपीज। और परजेंट वैल्यू का हमें यहाँ पे रेट दे रखा है, देखो 0.0890, 0.700, 700। इसके बाद 62
552। पांचवें साल ना एक और चीज आएगी, दैट इज अ गारंटेड अमाउंट जो था ना वो भी आ जाएगा, यानी फिफ्थ ईयर में हमारा गारंटेड अमाउंट भी आ जाएगा, दैट इज 40,000। इसको हम गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी यही रेट लगना है हमारा 552। चलिए अगर हमें 80,000 कितने 71,200 63,200 56,000, ये कितने हो गए 42, नहीं सॉरी 49 60 44,160 22,080। अब इनका टोटल कर दीजिए, दैट इज 71,200 63,200 56,000 44,160 22,080, दैट इज आ गया ये 30,6400। ये क्या आया सर, ये आया MLP। तो सर ये क्या आया, ये भी MLP। ये आपका अभी का जो नॉर्मल अमाउंट है वो वैल्यू है, और ये क्या है सर, ये उसका प्रेजेंट वैल्यू है। बताइए यहां तक कोई डाउट, यहां तक क्लियर है सभी को। अब पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बस जर्नल एंट्री अभी हम देख लेंगे, जर्नल एंट्री भी बता दूंगा, सिंपल सा है। एलोकेशन द फाइनेंस चार्ज, मेरा आज का मेन मुद्दा ये था कि एलोकेशन फाइनेंस चार्ज को बताना। मैं जनरल एंट्री यहीं कर दूंगा, पहले मैं फाइनेंस चार्ज, क्योंकि उसके साथ ही हो जाएगा, फाइनेंस चार्ज बताना। तो सर फाइनेंस चार्ज बताने के लिए भी एक टेबल की हेल्प लेते हैं। वैसे ये ना हायर परचेज एक चैप्टर पहले हुआ करता था फाइनेंशियल अकाउंट में, अब हटा दिया गया है आपके सिलेबस में से, तब हम यूज किया कर सकते थे वहां पे। और ये बहुत जगह यूज होता है। पहले ले लेंगे प्रिंसिपल, फिर ले लेंगे इंटरेस्ट, और फिर ले लेंगे हम टोटल ड्यू, और एक कॉलम और बन जाएगा। देखते हैं कितने यूज होते हैं कॉलम इसमें से। फाइनेंस चार्ज, सर फाइनेंस चार्ज जो लगेगा वो पूरे 5 सालों तक लगेगा, है ना। और पहले साल से लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं एक पल को मान लेता हूं, जो फाइनेंस चार्ज लगेगा मैं ईयर लिख देता हूं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, करेक्ट। और हमारा टोटल हमारा जो अमाउंट था, उसका हमें अगर मेरे से पूछा जाए विदाउट परसेंट वैल्यू, तो मैं 440 के हिसाब से निकालूंगा। अगर परसेंट वैल्यू लोगे तो ये निकालोगे 306400 अब इसके ऊपर ही तो इंटरेस्ट दोगे आप, क्योंकि फाइनेंस चार्ज का मतलब क्या है, एक तरीके से जो मैंने अपना लीज पे दिया है, तो मैं कुछ जब भी कोई एसेट्स किसी को किराए पे दूंगा, तो मेरा एजेंडा ये नहीं है कि 10,000 का एसेट्स और 10,000 मेरे किराए वापस आ जाए। मेरा एजेंडा क्या होगा, 10,000 अगर मैं लगा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो उससे मेरे 15-16 हजार तो बने कम से कम। तो जो 4-5 हजार रुपए का आपका ये जो बन रहा है ना बीच का डिफरेंस, उसे हम प्रॉफिट के नाम से नहीं बोलते, उसको फाइनेंस चार्ज के नाम से बोलते हैं। और दैट इज सिंपल शब्द में बोलूं तो इंटरेस्ट बोल लो एक तरीके से आप उसके ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा हमारा, क्योंकि उसका एसेट्स का वैल्यू ये है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा टोटल। इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट की बात करते हैं, एसेट्स का वैल्यू मीन टोटल MLP पे लगेगा ये, ठीक है ना, MLP पे। तो 306400 क्या रेट था हमारा, 12.6 तो ये जो आ गया ना फाइनेंस चार्ज आ गया।
सर कितने आया 38606 आ गया। ये क्या आया सर? दैट इज अ फाइनेंस चार्ज। अब अगर ये फाइनेंस चार्ज है और आपका लीज जो है 80,000 का है, तो आपको पता चल गया होगा फाइनेंस चार्ज मतलब 80,000 के पेमेंट में तो इतना तो इंटरेस्ट ही गया, तो प्रिंसिपल क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस। अगर 80,000 टोटल पेमेंट है रेंट का, उसमें फाइनेंस चार्ज जुड़ा हुआ है 38,606, तो अगर मैं बोलूं बताओ प्रिंसिपल कितना दिया, तो बाकी प्रिंसिपल ही जाएगा। तो माइनस कर देते हैं 80,000, तो ये आ गया हमारा 41,394। ठीक है। अब सेकेंड ईयर में हम इसके ऊपर इंटरेस्ट थोड़ी ना देंगे, क्योंकि हम प्रिंसिपल, मान लो आपने 10 लाख रुपए का, सपोज करो कि आपने 1 2 3 4 5 6 10 लाख रुपए का कर्जा लिया है और आपका 10% का ब्याज है। तो अगर आपका 10% का ब्याज है तो दैट इज, इसका मतलब आपका ईयर 1 में आप बोलोगे सर हमारा ब्याज जो होगा वो 1 लाख रुपए होगा, है ना। अगर सपोज करो ईयर 1 में आपने ब्याज दे दिया, उसके बाद आपने एक पेमेंट भी किया है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए, उसको रिफंड भी कर दिया है, तो आने वाले टाइम में आप उसे 10 लाख पे ही ब्याज दोगे या 5 लाख पे दोगे आप उसे? क्योंकि 5 रिफंड कर दिया है तो 5 ही तो कर्जा बचा है, तो उस पे ब्याज दोगे। सेम यहाँ पे आपका कर्जा ये था, एक तरीके से समझो, उसमें से आप इतना तो रिफंड ही कर चुके हो प्रिंसिपल, तो जो आपको इंटरेस्ट देना चाहिए दैट इज देना चाहिए आपको 306,400 माइनस 41,394। अब जो बचेगा उस पे हमें ब्याज देना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है ये तो, है ना। -41,394। अब ये बचा हमारा 25265 है, 265,006। ठीक है। ये अभी सेकेंड ईयर ही चल रहा है हमारा। तो अगर हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो इंटरेस्ट क्या आएगा, अब इसके ऊपर निकलेगा 12.6%। दैट इज, इसका फाइनेंस कॉस्ट आ गया 33390। और आपको दूसरा भी रेंट कितना गया होगा, 80,000। लीज तो फिक्स है, तो प्रिंसिपल कितना गया है इसमें से माइनस कर देंगे 80,000, तो सर दैट इज आ गया 466010 आएगा, है ना, 46610। करेक्ट है। अब जब तीसरे साल का सेम ऐसे ही हमें ब्याज कैलकुलेट करना होगा, तो हम क्या करेंगे सर, फिर से हमारा ये रहेगा प्रिंसिपल यहाँ 65,006। लेकिन सर इसमें से तो हम पेमेंट कर चुके हैं, कितना कर चुके हैं हम, 10, तो बाकी बचेगा उसी पे तो ब्याज देंगे हम। तो 265,006, 265,006 -46610, तो ये आ गया हमारा 218396। ठीक है। इसके ऊपर ब्याज निकालते हैं 12.6, दैट इज आ गया 27,517। ठीक है। और रेंट तो भैया मिनिमम का 80 जाएगा, तो प्रिंसिपल फिर से निकालना पड़ेगा। सर बार बार प्रिंसिपल क्यों निकाल रहे हो, ताकि एग्जैक्ट फाइनेंस चार्ज निकाल पाए। 52483। ठीक है, 483। चलिए आ जाते हैं अब फोर्थ ईयर में हमारा था 21,80396, जिसमें से हम पेमेंट कर चुके हैं कितना, 52,483 का पेमेंट। अब देखोगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, प्रिंसिपल देते जाएंगे, इंटरेस्ट भी देखो कम 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 होता जाएगा, क्योंकि आपका प्रिंसिपल ही घट रहा है वहां पे। ठीक है। तो यहाँ पे 21,8396 -52,483, तो यहाँ पे आ जाएगा 165,913। चलिए साहब, अब हमारा फोर्थ ईयर में इस पे ब्याज लगेगा, दैट इज 12.6%। ये आ गया 20905 -80,000 कर देंगे, क्योंकि 80,000 तो सर फिक्स है, 59094, है ना।
फाइनली इसमें से माइनस कर देते हैं 59094। फिफ्थ ईयर में जो मेरे पास कर्जा बचेगा 165913 माइनस में 9094, कर्जा बचेगा मेरे पास 106819। अब फिफ्थ ईयर के अंदर पता है क्या होगा, आपका एग्जैक्ट नहीं बैठ पाएगा। आपको पता है कि टोटल कर्जा यही है, इसके बाद देना ही नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट पता है कैसे निकालना। फिफ्थ ईयर में 80,000 की पेमेंट है, 80,000 में से आपकी लास्ट, आपको 80,000 दिया है और आपके पास कितना आउटस्टैंडिंग है प्रिंसिपल, ये तो इनके बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो इंटरेस्ट माना जाएगा। एक मिनट, ये मुझे लग रहा है मैंने ज्यादा कम तो नहीं ले लिया। फर्स्ट ईयर हो गया हमारा, यहाँ ये सेकेंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ ईयर। चलिए इस पे निकाल लेते हैं 12.5, सॉरी 106819, 12.6, तो ये आ गया 13,459 रुपए। ठीक है, 13,459, 60 मान लो, माइनस 80,000, माइनस 80,000। एक मिनट, इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिफ्थ ईयर में, अब आप देखिएगा फिफ्थ ईयर में ना हमें एक और वैल्यू रिसीव हो रहा था, दैट इज 22,080 का। ठीक है ना, तो हमें टोटल इतना एमएलपी बना था, तो इसके ऊपर जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे इसके ऊपर तो ये बनेगा। बाकी अगर इसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो दैट इज क्या बच जाएगा हमारे पास, 13459 माइनस 80,000, यानी हमारा प्रिंसिपल ये आ गया 66541। ठीक है, अब नाउ हमसे पूछा गया फाइनेंस चार्ज, तो इस वाले कॉलम को अब टोटल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, फाइनेंस चार्ज आ जाएगा। देखिए, ठीक है, कौन से वाला, फिफ्थ वाला। फिफ्थ के अंदर यही सेम करा मैंने, माइनस करके ये आया। प्रिंसिपल माइनस कर तो दिया मैंने, नहीं किया मैंने, एक सेकंड रह गया माइनस करना। फिफ्थ ईयर में इसको माइनस करके ये आ गया, अब इसमें से प्रिंसिपल माइनस करना था ना। ओके, कितना माइनस करना था हमारा, 59, लेकिन यहाँ माइनस तो किया है मैंने। मैंने ना यहाँ पे अलग नहीं किया, मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया। एक मिनट रुको, कंफ्यूज मत हो। देखो ये था वैल्यू, मैंने डायरेक्ट कर दिया, फिर मुझे लिखना चाहिए था 165913 और माइनस 59094, समझे। ठीक है, वो मैंने वहां डायरेक्ट कर दिया, मैंने सोचा लास्ट ईयर है तो कर देते हैं डायरेक्ट। 165913 माइनस में 59094, क्या आ गया, लो 106819। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या था सर हमारा, ये था कैसे हम फाइनेंस चार्ज निकालते हैं। आ सकता है एग्जाम में, लेकिन मेनली तो आपका एमएलपी वाला ही पॉइंट रहता है जो कि पूछा जाता है। ठीक है, चलिए सर, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएगा, जो जो चीजें दोनों था आपके बुक में, इवन दो आंसर भी गिवन होगा और प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल लिया सारी चीजें। अब जर्नल एंट्री की बात करते हैं। लेसी के पॉइंट ऑफ जर्नल एंट्री में कहता है एसेट्स खरीद लिया, और किससे खरीदा, लेसर से। लेसर को क्रेडिट इसलिए कर रहा है, लाइबिलिटी है उसको पेमेंट देना है, और एसेट्स तो डेबिट ही होगा आपका जब खरीदेंगे तो। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला ये सारा का सारा क्या आ गया हमारा, फाइनेंस चार्ज। इनका थोड़ा सा करने का तरीका अलग है, इधर से चल रहे हैं, मैंने इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ले लिया ताकि समझ में थोड़ा सा इजीली आ जाए। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया, तो बाकी कहानी वही है सारी, घूम फिर के आप देखोगे तो 0 में इन्होंने डैश 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 रखा, मैंने सीधा कर दिया, तो आपका आंसर दोनों का ही ऐसा नहीं है कि कुछ होगा।
The figure of finance charge fifth year has been calculated by difference between MLP fifth year due to fourth year approximately. अब कहता है कि भैया फाइनेंस चार्ज जो हमारा लास्ट ईयर का है वो हमारा अप्रोक्सीमेटली जो होगा वो निकाला जाएगा, जो कि मैंने 13,180 था और आप देखोगे यहाँ पे 13,459 आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है अप्रोक्सीमेटली में, अब ये देखो हमारा टोटल कर्जा ये था, करेक्ट। अब जो हम है ना यहाँ पे दो प्रिंसिपल पेमेंट करेंगे, दैट इज 120 का। ठीक है, लास्ट ईयर में तो 80,000 रुपए का रेंट और फिर 40,000 जो कि हमने गारंटी लिया था, 120। तो ये क्या करते हैं इस सिचुएशन में कि लास्ट ईयर में जो हमारा किस्त जाएगा वो क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑल्दो क्या करते हैं चलो वही बता देता हूँ। देखो लास्ट ईयर में हमारा किस्त जाएगा, ठीक है, लास्ट ईयर में किस्त पता है कितना जाने वाला है हमारा, अरे ये तो सही था, ये वाला किस्त घटा देते हैं, इंटरेस्ट भी हटा देते हैं। अब इंटरेस्ट पे परसेंटेज नहीं लगा रहे, लास्ट ईयर में होता ही ऐसा है। लास्ट ईयर में जो किस्त जाएगा दैट इज जाएगा हमारा 8 और 4, 1,20,000 जाएगा ना। तो लास्ट ईयर के जो इंटरेस्ट या लीज बोल लो हम पेमेंट करने वाले हैं 1,20,000। तो आपको पता है आप पेमेंट 1,20,000 करोगे और आपका टोटल प्रिंसिपल इतना ही बनता है, तो यानी एक्स्ट्रा जो पेमेंट कर रहे हो दैट इज पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अमाउंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अमाउंट दैट इज आपका 120 माइनस में 106,819, तो ये आ जाएगा 13,181। ठीक है, ये आप ऐसे भी कर सकते हो। और यही फिर यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो सीधा इसमें से ये माइनस करोगे तो अगेन प्रिंसिपल आ जाएगा, दैट इज आ जाएगा आपका, मैं इसको हटा देता हूं, प्रिंसिपल आ जाएगा 106,819। देखिए हाँ वो भी है, लेकिन इसके अंदर कई बार लास्ट ईयर के अंदर हम ये वाला पोर्शन फॉलो कर लेते हैं, टोटल इंटरेस्ट यानी जो गारंटी वैल्यू है उसको भी हम कवर करके चलते हैं। अगर क्वेश्चन बोले कि गारंटीड वैल्यू को फाइनेंस चार्ज में आपको नहीं लेना है, ये एक्सक्लूड करके चलना है, तो जो पहले किया था वैसे रहेगा, वहां पे मैंने गारंटीड वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो ये था हमारा एक फाइनेंस चार्ज का क्वेश्चन। जर्नल एंट्री था, जर्नल एंट्री एक ही था, एसेट्स अकाउंट डेबिट। जो बोला गया था कि आपको जर्नल एंट्री करना है किसके बुक में, लेसी के बुक में। तो लेसी क्या कहेगा कि मेरा एसेट्स खरीद लिया मैंने और किससे खरीदा, लेसर से, बस। अब फाइनेंस चार्ज की जर्नल एंट्री अलग होती है, वो आप अलग देख सकते हो।